Hello students, good morning. Most welcome to everyone in today's chemistry class. As you know, chapter number 1, that is some basic concept of chemistry, has been completed with numericals. Today we will study another, that is next chapter, and the next chapter is chapter number 2, structure of atom. Clear? In this chapter we will study deeply about structure of atom and about the subatomic particles of atom. Clear? But before starting this chapter, I want discussion about atom. तो जैसा कि सबको पता है कि एटम वर्ड सबसे पहले की बात अगर हम करते हैं तो अपने भारतीय दार्शनिक इंडियन फिलासफर महर्षि कनड ने परमाणु शब्द का प्रयोग किया था। ऐसा कण जो फिर से उसको विभाजित ना कर सकें, हम उसको फर्दर हम छोटे रूप में विभाजित ना कर सके, उस कण का नाम दिया था परमाणु। लेकिन उसी के बाद एक ग्रीक फिलासफर थे, उनका नाम था मिस्टर डेमोक्रिटस। उन्होंने अपनी लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में बताया कि भाई जो भी मटेरियल होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिनको हम दोबारा फर्दर छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, बांट नहीं सकते हैं। उन पार्टिकल का नाम दिया गया एटम। एटम एक्चुअली ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। इसका मतलब ये बनाया गया है ग्रीक वर्ड एटोमियो से। एटोमियो मीन्स होता है इनडिविजिबल, दैट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर स्मॉल पार्ट कॉल्ड एटम। तो ये बातें थी एटम का प्रयोग सबसे पहले किसने कैसे किया। इसके बाद एटम के बारे में जो सबसे ज़्यादा बातें बताई सबसे पहले वो 1803 में बताई गई। और 1803 में एक साइंटिस्ट थे मिस्टर जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में पूरा एक हाइपोथेसिस दिया और नाम दिया गया उसका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसको हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा भी है। ठीक है, उनके पॉस्टुलेट्स बच्चों आप याद रखना, कहीं ना कहीं काम जरूर आते हैं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो डाल्टन ने अपने पहले ही पॉइंट में बताया था कि एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल नोन एज एटम। उन्होंने स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल बताया एटम के बारे में। तो उस टाइम तो सही भी था, क्योंकि उस टाइम एटम के बारे में वो डिस्कवरी थी नहीं और ज़्यादा हमें नॉलेज भी नहीं था, तो उस समय वो इंडिविजिबल था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उनके बाद के फिर साइंटिस्टों ने एटम पे स्टडी करना स्टार्ट किया, तो ये देखा कि एटम तो फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड हो सकता है। मतलब एटम भी छोटे छोटे और सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। इसका मतलब एटम इंडिविजिबल नहीं है, एटम डिविजिबल है। क्लियर? तो ये इनका पॉइंट डाल्टन का वहाँ पे रॉन्ग हो गया। क्लियर? तो अब अगर आज की डेट में हम एटम को डिफाइन करना चाहें तो एटम को थोड़ा हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which take part in a chemical reaction. It may or may not be able to free existence in nature. एटम किसी भी सब्सटेंस का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम नेचर में फ्री रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। क्लियर? फिर उसके बाद के जब डाल्टन्स के बाद के साइंटिस्टों ने एटम के अंदर पार्टिकल डिस्कवर किए, दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल, तो डिस्कवर करते गए और आज की डेट में मोर देन 35 टाइप्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं और आगे की भी डिस्कवरी अभी चल रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, लेकिन जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए हैं उसमें मेन यहाँ पे 3 पार्टिकल्स हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम बेसिकली स्टार्टिंग में उन्हीं की स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टडी या डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर 1, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज या कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इनका सबका मतलब एक ही है। तो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है? ये ग्लास की एक ट्यूब थी, दोनों एंड से क्लोज थी। इसकी लेंथ नियरली 60 सेंटीमीटर थी। इसके एक साइड पे कैथोड लगाया गया। क्लियर? दूसरी साइड एनोड लगाया गया। ये एनोड है जिसका साइन क्या होता है?
प्लस होता है, इसका साइन पॉजिटिव होता है। ये एनोड था। एनोड क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ। कैथोड नाम क्यों दिया है? कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया। और यहाँ पे बैटरी जो यूज की गई वो हाई वोल्टेज दैट इज 10,000 DC वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की गई। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद बच्चों एक्चुअली हमारे जो डायग्राम है ये मेनी थिंग्स इन वन डायग्राम वाला सिस्टम है। यहाँ पे कई सारी चीज़ें हमने एक डायग्राम में शो किया है। हो सकता है डायग्राम आपको बुक से मैच ना हो पाए, तो उसमें से कोई बात नहीं है। इसमें कई सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया एक साथ। तो ये जो ग्लास की ट्यूब थी दोनों साइड से क्लोज थी। एक साइड पे मेटल का कैथोड लगा था, दूसरी साइड पे एनोड लगा हुआ था, और इसके जो बैक साइड पे एक सर्कुलर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी गई थी। क्लियर? इसके बाद जैसे ही इन्होंने और यहाँ पे साथ में अंदर गैस कोई भी फिल्ड किया गया था। पहले वैक्यूम क्रिएट किया गया, फिर कोई गैस फिल्ड की गई, और गैस जो है बहुत ही लो प्रेशर पे दैट इज 10⁻⁴ mm प्रेशर पे गैस यहाँ पे फिल की गई थी। ठीक है। अब इसके बाद इसमें ये देखा गया कि जैसे ही स्विच को ऑन किया गया, तो स्विच को ऑन करने के बाद क्या हुआ कि कुछ रेज इनविजिबल थी, वो दिखाई नहीं पड़ती थी। वो कैथोड रेज की तरफ से चली और एनोड प्लेट की तरफ मूव की, और मूव करने के बाद क्योंकि यहाँ पे जिंक सल्फाइड सर्कुलर स्क्रीन लगी थी, वहाँ पे वो स्ट्राइक हुई, और स्ट्राइक हुई तो ये सारी सब इनविजिबल फिनोमिना थी, कोई दिखाई पड़ने वाली नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या, एक स्ट्रेंज फ्लोरेसेंस, एक अजीब सी चमक इस एंड पे यहाँ पे प्रोड्यूस हुई। इससे क्लियर हो गया कि कुछ रेज हैं जो इस साइड से कैथोड साइड से आई हैं और जिंक सल्फाइड स्क्रीन की सर्कुलर स्क्रीन पे स्ट्राइक हुई हैं। बस इतना यहाँ पे कंक्लूजन निकाल लिया गया। क्लियर? इसके बाद फिर कैथोड रेज फिर उनका स्टडी की गई धीरे से। तो स्टडी करने से ये पता लगा कि वो कैथोड साइड से आई हैं, इसलिए उनका नाम दिया गया कैथोड रेज। फिर उनकी और भी प्रॉपर्टी बताई गई। तो ये सारी चीज़ें सब यहाँ पे क्लियर किया गया। इसको एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगा। कैथोड रेज की प्रॉपर्टी में फिर से इस डायग्राम में आऊँगा। अब तक जो भी इसमें काम किया गया उसके बारे में हम आगे देख लेते हैं। तो ये सारा काम जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, ये किया था विलियम क्रुक्स एंड जूलियस प्लकर वर एनालाइजिंग डिस्चार्ज ट्यूब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज एट वेरी लो प्रेशर। वेरी लो प्रेशर पर गैसों में इलेक्ट्रिसिटी पास किया था। अच्छा, वेरी लो प्रेशर पे क्यों किया था, उसका रीजन भी यहाँ बताया गया है। एट नॉर्मल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मोस्ट ऑफ द गैसेज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस। 1 एटमॉस्फेयर जो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसमें मोस्ट ऑफ द गैसेज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आयन की कमी होती है। ठीक, जब आयन नहीं होते हैं तो फिर चार्ज पास नहीं होता, चार्ज फ्लो नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। अब ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर गैसेज मॉलिक्यूल्स आयोनाइज। प्रेशर जैसे ही इन्होंने डिक्रीज किया 10⁻⁴ mm मरकरी किया, तो गैसें आयोनाइज हो गए, उनके इलेक्ट्रॉन जो टाइटली हेल्ड थे वो बाहर आ गए। O2 गैस O2++ इलेक्ट्रॉन, N2 गैस N2++ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे गैसें आयनाइज हो गई, आयनों के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। और हम सबको पता है कि आयन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो इसके बाद जब स्विच को ऑन किया था तो क्या ऑब्जर्वेशन देखा था इन्होंने? स्ट्रेंज फ्लोरेसेंट रेडिएशन वर एमिटेड फ्रॉम द कैथोड। कैथोड से एक स्ट्रेंज फ्लोरेसेंट रेडिएशन एमिट हुआ था। दीज वर ए बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। बाद में स्टडी करके देखा गया तो जो बीम थे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की, ये बीम थे एंड कॉल्ड कैथोड रेज, और इनका नाम दिया गया कैथोड रेज। क्लियर? इनका नाम कैथोड रेज दिया गया। अभी इनका नाम इलेक्ट्रॉन नहीं दिया गया था, इनका सिर्फ नाम दिया गया था कैथोड रेज। इसके बाद कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। दे कास्ट ए यूनिफॉर्म शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। इसका प्रूफ कैसे आया? इनके सामने अगर कोई भी सामान, कोई भी वस्तु रख देते हैं तो उसकी परछाई पीछे बन जाती है, उनकी शेडो पीछे बना देती हैं, इसलिए जो है पता लग गया। क्लियर? इसके बाद द पार्टिकल्स पजेज मोमेंटम एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी। ये जो रेज थी जिस पार्टिकल से मिलके बनती थी, क्लियर, उनमें मोमेंटम भी था और मोमेंटम की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी थी। दीज कैन ट्रांसफर मोमेंटम टू ए फ्लाई व्हील एंड काज इट टू रोटेट। और वो अपना मोमेंटम किसको ट्रांसफ़र कर देते थे कैथोड रेज? अगर उनके सामने कोई फ्लाई व्हील, मूविंग व्हील लगा होता था और वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता था। जैसे डायग्राम यहाँ पे क्लियर हो गया है।
ये फ्लाई व्हील है, इस पे जैसे कैथोड रेज स्ट्राइक होंगी तो अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र कर देंगी और ये क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके बाद अगली इनकी जो प्रॉपर्टी है वो इनके पास हीटिंग इफेक्ट भी है। क्लियर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इनके पास थी। अगला, द पार्टिकल्स पजेस पोटेंशियल एनर्जी, उनके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। दीज कैन हीट ए मेटल टारगेट प्लेस्ड इन देयर पाथ, उनके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, इसीलिए अगर उनके पाथ में अगर कोई मेटल टारगेट प्लेस किया जाता था, रखा जाता था, तो वो हीट उनको कर देते थे। यहाँ पे देखो ये जो मेटल टारगेट है, मेटल टारगेट, इस मेटल टारगेट पे जब कैथोड रेज स्ट्राइक होती थी तो क्या होता था, उसको हीट कर देती थी। ये जो मेटल टारगेट था ये हीट हो जाता था। इसका मतलब क्या था कि उनके पास, कैथोड रेज के पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। क्लियर स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, these particles get deflected towards the positive plate of an external electric field। अगर इनके रास्ते में कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी गई तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाए तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती थी, रोटेट कर जाती थी। और दीज पार्टिकल्स आर निगेटिवली, जो ये प्रूफ होता था भाई वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करती थी, और पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन मूव करेगा, जिसके पास निगेटिव चार्ज होगा। दीज पार्टिकल्स आर निगेटिवली इन देयर चार्ज, इसका मतलब ये कि वो जो पार्टिकल्स हैं या वो जो रेज हैं वो निगेटिव चार्ज से बनी हुई हैं। क्लियर। अगला है, इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल्स ट्रेस सर्कुलर पाथ, अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर उनको भेजा जाता था, इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल्स ट्रेस सर्कुलर पाथ, तो उसमें सर्कुलर पाथ वो ट्रेस करती थी, मतलब वो सर्कुलर पाथ बनाती थी। क्लियर। अगला ये है कि नेचर ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ विच द कैथोड इज मेड और नेचर ऑफ द गैस टेकन इन ए ट्यूब। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जो कैथोड रेज का जो नेचर था वो ना तो उस पर डिपेंड था कि किस मटेरियल का हमारा कैथोड बना है, ना उस पर डिपेंड था कि कौन सी गैस वहाँ पे भरी गई है, नेचर ऑफ द गैस इन ए ट्यूब। क्लियर। आगे है, कैथोड रेज हैव वेलोसिटीज रेंजिंग फ्रॉम 10⁷ to 10⁹ सेंटीमीटर पर सेकेंड और 10⁵ to 10⁷ मीटर पर सेकेंड। कैथोड रेज की जो वेलोसिटी मेजर की गई, वो वेलोसिटी क्या मेजर की गई, 10⁷ से 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 10⁵ to 10⁷ मीटर पर सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके बाद एक इसकी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कैथोड रेज की और होती है, ऑन स्ट्राइकिंग ए मेटल टारगेट ऑफ हाई एटॉमिक मास। क्लियर। अगर किसी हाई एटॉमिक मास पर इनको स्ट्राइक कराया जाता था तो क्या प्रोड्यूस करती थी, दीज प्रोड्यूस एक्स रेज। क्लियर। अब अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास ज़्यादा होगा तो ऑलरेडी उसका एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा होगा, तो आप एटॉमिक मास के प्लेस पे एटॉमिक नंबर भी यूज कर सकते हो। इफ एटॉमिक मास इज हाई देन एटॉमिक नंबर आल्सो विल बी हाई। क्लियर। तो हाई एटॉमिक मास या हाई एटॉमिक नंबर टारगेट पे अगर इनको स्ट्राइक कराया जाता था तो ये एक्सरे प्रोड्यूस करती थी। जैसे टंगस्टन पर अगर हम कैथोड रेज स्ट्राइक करा दें तो एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अगला, कैथोड रेज पार्टिकल्स पजेज मास, कैथोड रेज के जो पार्टिकल्स थे उनके पास मास था। दीज प्रोड्यूस सिंटिलेशंस ऑन ए जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर क्या प्रोड्यूस करते थे, ब्राइट स्पॉट या फ्लैश, चमक, या उसको हम लोग बोलते हैं सिंटिलेशंस। क्लियर। तो ये सारे जो पॉइंट थे वो कैथोड रेज के प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। क्लियर। अब इसके बाद जे थॉम्सन एक साइंटिस्ट थे। क्लियर। जे थॉम्सन ने कैथोड रेज की सारे बातें बताई थी, ये जो प्रॉपर्टीज़ थी कैथोड रेज की वो जे थॉम्सन ने बताई थी। क्लियर। बस कैथोड रेज के बारे में बताया था उन्होंने, जो जूलियस प्रकर और जो भी साइंटिस्ट थे उन लोगों ने बताया था, लेकिन कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो जे थॉम्सन ने बताई थी। और लास्ट में ये भी बताया था कि कैथोड रेज वर मेडअप ऑफ स्मॉल निगेटिवली चार्ज पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन। इन्होंने बताया कैथोड रेज छोटे छोटे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनती है जिनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसलिए डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन में नाम आता है बच्चों जे थॉम्सन का। क्लियर। तो आप याद रखना, जे थॉम्सन ने तो एक दो बात ये बताया कि कैथोड रेज छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है जिनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन का ना चार्ज पता था, मतलब चार्ज की वैल्यू, ना एक इलेक्ट्रॉन का मास पता था। तो इन्होंने चार्ज और मास को फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोलते हैं जे थॉम्सन्स E/m रेशियो एक्सपेरिमेंट।
जे थॉम्सन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेशियो एक्सपेरिमेंट। और एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, उस एक्सपेरिमेंट में देखो E/m चार्ज अपान मास को हम लोग स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। तो ये स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का भी होता है और स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन का भी होता है। यहाँ पे स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। स्पेसिफिक चार्ज मीन्स चार्ज अपान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो उसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनको पता था कितना है। पॉजिटिव प्लेट, इस एक टर्मिनल को पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया, एक टर्मिनल को नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे इन दो टर्मिनल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। अब इसके बाद इसके मिड रास्ते से इन्होंने फास्ट मूविंग कैथोड रेज को पास कराया। जब फास्ट मूविंग कैथोड रेज को पास कराया, द डिफ्लेक्शन पैटर्न इज पैराबोलिक। तो हम सबको पता है बच्चों, कैथोड रेज निगेटिवली होती हैं और जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुँची तो ये निगेटिवली होती है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्शन होगा। और जब अट्रैक्शन हुआ इनका, तो इनका जो पाथ था यहाँ तक तो स्ट्रेट आई, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, सीधी नहीं गई। क्लियर। ये सीधी नहीं गई, सीधी नहीं गई, बल्कि ये एक पैराबोलिक पाथ इन्होंने ट्रेस किया। और पैराबोलिक पाथ जब ट्रेस किया तो ये डायरेक्शन x है और ये डायरेक्शन y है। एक पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट किया जिस पर x और y दोनों की वैल्यू थी। क्लियर। और पैराबोला पाथ की जो इक्वेशन बच्चों होती है, वो इक्वेशन यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, आप याद कर लेना यहाँ पे। ठीक है। y इज इक्वल्स टू स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपान 2mv² इंटू x²। ये जो पैराबोलिक पाथ था उसकी इक्वेशन है। अब यहाँ पे y क्या है, y जो y कोऑर्डिनेट है, x क्या है, x कोऑर्डिनेट है, स्मॉल e क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जब उनको पता था, खुद पता था कितने मैंने लगा रखा है। एम क्या था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वी क्या थी, वेलोसिटी ऑफ कैथोड रेज या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो। ठीक है। यहाँ पे सिंबल लिखे गए हैं। ई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर में, वी वेलोसिटी ऑफ कैथोड रेज बीम या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो। लेकिन इन्होंने वैल्यू ऑफ ई एंड एम वर नॉट नोन ड्यूरिंग दिस टाइम। जिस टाइम इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ना तो स्मॉल ई की वैल्यू पता थी और ना स्मॉल एम की वैल्यू पता थी। तो ये एक इक्वेशन ये इनकी हो गई। क्लियर। अब इसके बाद इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में जब इन्होंने यही दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, मैग्नेटिक फील्ड में क्या देखा इन्होंने, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल का मैग्नेट लगाया, तो इसके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया। और यहाँ से जब कैथोड रेज को पास कराया तो यहाँ पे एक स्पाइरल पाथ बनता चला गया। वो स्पाइरल पाथ की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, और उस स्मॉल आर जो रेडियस है उसका फार्मूला होता है आर इज इक्वल्स टू एम वी अपान ई बी। एम मास ऑफ पार्टिकल, वी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ई चार्ज ऑन पार्टिकल, और बी क्या थी यहाँ पे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। यहाँ पे भी देखो सारे सिंबल यहाँ पे मैंने लिख दिया है। एम मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बोथ वर नॉट नोन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन दोनों नहीं पता था, बी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला, वी वेलोसिटी ऑफ कैथोड रे बी, आर रेडियस ऑफ सर्किल विच टू बी मेजर। ठीक, ये सारे इनको नोन थे पॉइंट। क्लियर, नोन थे। अब इसके बाद इन्होंने दोनों में, इसमें जो ये पहला एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने ई, स्मॉल ई और एम, इसको छोड़ के बाकी वैल्यू पुट कर दिया, स्मॉल ई बाई एम का रेशियो फाइंड कर लिया। ऐसे ही क्लियर, तो ई बाई एम को छोड़ के बाकी वैल्यू पुट कर दिया। तो बाकी वैल्यू पुट करने के बाद ई बाई एम कितना आ गया फॉर एन इलेक्ट्रॉन, -1.7588 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम। ये नंबर आपको याद रखना है। क्लियर, फिक्स नंबर है। माइनस क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है, इसलिए उन्होंने माइनस लगा दिया। क्लियर। और इसी को प्रूफ करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए कि वैल्यू सही है कि नहीं सही, दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का किया। और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने इसमें भी देखा कि ई बाई एम वाज वेरीफाइड, यही वैल्यू आ गई, सेम वैल्यू आ गई, कितनी, -1.7588 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम, यही वैल्यू आ गई। क्लियर। तो जब यही वैल्यू आ गई तो इन्होंने प्रूफ कर दिया कि भाई चार्ज और मास का रेशियो इलेक्ट्रॉन का -1.7588 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम होता है। लेकिन अभी भी स्मॉल ई और स्मॉल एम की सेपरेट वैल्यू बच्चों इनको नहीं पता थी। क्लियर, स्मॉल ई और स्मॉल एम की सेपरेट वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन इन्होंने क्या किया,
इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास का जो रेशियो होता है वो इन्होंने फाइंड कर दिया, और फाइंड करने के बाद उसको सेकेंड एक्सपेरिमेंट में वेरीफाई भी कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्होंने पहले कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्होंने कैलकुलेट किया, ये जो पैराबोलिक इक्वेशन है सारी वैल्यू पुट करके E/m की वैल्यू इन्होंने फाइंड किया, और फाइंड करने के बाद इसको इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा एक्सपेरिमेंट करके इसको इन्होंने वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने से क्लियर हो गया कि भाई यहाँ E/m की यही वैल्यू होती है। अब इसके बाद अभी भी इनको चार्ज और मास सेपरेट नहीं पता था, तो इसके बाद अगला जो एक्सपेरिमेंट है चार्ज पता करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट है मिस्टर रॉबर्ट ए मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिस्टर रॉबर्ट ए मुलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, क्लियर। तो इन्होंने क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंट से इन्होंने चार्ज पता लगाया था, क्लियर। तो बच्चों रॉबर्ट ए मुलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मेथड हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ लेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तो आज जो वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, जे थॉमसन्स E/m रेशियो एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में जो भी इन्होंने वेरीफाई किया, इसको आप लोग नोट कर लेना। इसमें जो भी डाउट लगे, जो भी आपको समझ में ना आया हो, जो भी पॉइंट, वो आप मुझसे क्लियर कर लेना। और आगे का जो रॉबर्ट ए मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मेथड है उसको स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू, वेरी गुड।